तो मिशन 2024 को लेकर के बीजेपी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी ने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है और इस बार घोषणा पत्र में युवाओं, किसानों और महिलाओं पर फोकस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 70 साल से ज्यादा उम्र के हर वर्ग के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा और 5 लाख तक का मुफ्त इलाज होगा। वहीं 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती राष्ट्रीय स्तर पर मनाई जाएगी। बीजेपी आदिवासी विरासत पर शोध को भी बढ़ावा देगी। डिजिटल जनजातीय कला अकेडमी की स्थापना की जाएगी, जो बिहार के प्राचीन और ऐतिहासिक नालंदा को भी विश्व के पर्यटन मानचित्र पर लाया जाएगा। बीजेपी ने आज दिल्ली में लोकसभा चुनाव का संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र में पीएम मोदी ने जनजातीय समुदाय का गौरव बढ़ाने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगले साल 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है। तो इस मौके पर राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने वन उपज आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के साथ ही सेल्फ ग्रुप को बढ़ावा देने और 700 से अधिक एकलव्य स्कूल खोलने का भी संकल्प लिया। अगले वर्ष 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा। जनजातीय गौरव अभियान को राष्ट्र भर में गति दी जाएगी। भाजपा जनजातीय विरासत पर अनुसंधान को भी प्रोत्साहित करेगी। डिजिटल जनजातीय कला अकेडमी की भी स्थापना की जाएगी। वन उपज आधारित स्टार्टअप्स और स्वयं सहायता समूहों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होने के बाद इस पर अब बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। विपक्ष और महागठबंधन के नेता इस पर निशाना साधते हुए झूठ का पुलिंदा बता रहे हैं। में यह न तो संकल्प पत्र है और न ही घोषणा पत्र। वस्तुतः यह बीजेपी का और मोदी जी का एक नया जुमला पत्र है। पिछले दावाओं जो इन्होंने पिछले घोषणा पत्र में किया था, हम ये करेंगे वो करेंगे, खासकर महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर, उसकी तो चर्चा तक नहीं है। उस वादा का क्या हुआ जो मोदी जी कहते थे कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे। मैनिफेस्टो जो है ये छलावा है। निषाद आरक्षण की मांग हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि योगी आदित्यनाथ जी का चिट्ठी कहाँ गया, जो उन्होंने अनुशंसा किया था 2022 का चुनाव जीतने के लिए कि निषादों को आरक्षण दिया जाए। हम भाजपा से पूछना चाहते हैं वो चिट्ठी कहाँ है। चिट्ठी वो नीतीश कुमार जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, जो उन्होंने अनुशंसा किया था, निषाद आरक्षण की बात उन्होंने किया था। तो बीजेपी के संकल्प पत्र पर बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र में न युवाओं के लिए कुछ है और न ही महंगाई, बेरोजगारी दूर करने का कोई जिक्र नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस घोषणा पत्र में बिहार के लिए भी कुछ नहीं है। 60% देश के युवा हैं, युवाओं के बारे में कोई जिक्र नहीं है। 80% किसान हैं, 80% किसानों के बारे में जिक्र नहीं है। कितना नौकरी देंगे नहीं देंगे इसके बारे में कोई चर्चा रोजगार की, नौकरी की नहीं है। बिहार जैसे गरीब प्रदेश, बिहार के साथ साथ और जितने गरीब प्रदेश हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, केवल इधर उधर की बातें हैं। तो हमारा मानना है कि उसमें बताइए बिहार के लिए क्या है। पूर्णिया लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव का चुनाव प्रचार का अनोखा रंग देखने को मिला। पप्पू यादव ने ग्रामीण इलाकों में घूम घूम कर प्रचार किया और इसके बाद पप्पू यादव ने अपने कार्यकर्ताओं और लोगों के साथ चुनावी बैठक की। तो इस दौरान पप्पू यादव ने आरजेडी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अशफाक करीम और देवेंद्र यादव जैसे नेता को सम्मान नहीं मिला, जिस कारण वे लोग निराश होकर पार्टी छोड़ रहे हैं। आरजेडी की हालत ये हो जाएगी
कि अगले विधानसभा चुनाव में उस पार्टी में टिकट लेने वाला कोई नहीं बचेगा। सर क्या कोई नहीं बचेगा सर। 2025 में टिकट लेने वाला उनके दल में कोई नहीं बचेगा। आप को देखो, आज अशफाक करीम साहब क्या क्या बोले हम वो देख लो ना, बहुत क्लियर है। कि पप्पू यादव ऐसे सेकुलर लीडर को उन्होंने हर तरह के रास्ते को बंद कर दिया, लेकिन पूर्णिया की आम आवाम, पूर्णिया की मां बहन, पूर्णिया के नौजवान साथी, पूर्णिया के तमाम बुजुर्ग अभिभावक और पूर्णिया तमाम चीजों से ऊपर उठ के पप्पू यादव को समर्थन किया है कि ये हमेशा यहाँ की आवाम की आवाज बनकर रहे, हर दुख दर्द में हमेशा सबसे पहले हाजिर रहे हैं। और ऐसे लीडर का राजद ने अनदेखी किया है, उनके राजनीति के तमाम रास्ते को उन्होंने बंद करने की कोशिश की है, इसीलिए पूर्णिया ये जवाब हमेशा देता रहा है। बीजेपी ने संकल्प पत्र में बिरसा मुंडा की जयंती राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की घोषणा की है और इस ऐलान के बाद जेएमएम ने बीजेपी पर हमला बोला है। जेएमएम प्रवक्ता ने बीजेपी पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है और आदिवासी नेता को जेल में डालने का भी आरोप लगाया है और ये कहा है कि आदिवासी नेता को जेल में डालने का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि जनजाति समूह ने केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया है। गौरव की बात करते हैं, आदिवासी सम्मान की बात करते हैं और वहीं दूसरी तरफ आप एक आदिवासी युवक, सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, एक आंदोलनकारी का बेटा, माटी का बेटा हेमंत सोरेन पर अत्याचार करते हैं। पूरे देश की आदिवासी देख रहा है। आप गौरव की बात करते हैं, केंद्र की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया है तमाम जनजातियों ने, तो अब इनको गौरव दिवस याद आया है, गौरव वर्ष मनाएंगे। जिस खूंटी की धरती से बिरसा मुंडा जी आते हैं, उसी खूंटी पर बुरी तरह पराजय का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। उसकी पूर्वानुमान इनको हो चुका है। इस बार 400 पार का नारा देने वाले लोग 150 पार भी नहीं करते। तो शेखपुरा के बरबीघा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने मोदी की गारंटी का समर्थन करते हुए कहा कि देश में काफी सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। 2014 से पहले देश में 7 एम्स ही थे, अब देश में 22 एम्स हैं जहां पर लोग स्वास्थ्य सुविधाएं हासिल कर सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार परिवर्तन किए जा रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई नई तकनीक की खोज की जा रही है ताकि देश के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। बीजेपी प्रवक्ता ने विवेक ठाकुर के लिए भी वोट की अपील की है और साथ ही प्रत्याशी के 4 लाख वोट से जिताने का दावा भी किया है। क्षेत्रों में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया है, आज तक पीछे काम ही नहीं हो पाया था। 14 के पहले सिर्फ 7 एम्स हुआ करते थे, अभी पूरे देश में 22 एम्स चालू है और आपके बिहार में भी पटना में एम्स खोल दिया गया है, दरभंगा में एम्स खोलने का है, प्रपोजल दे दिया गया है, पैसा भी 1207 करोड़ दे दिया गया है। 708 मेडिकल कॉलेज पूरे देश के अंदर हैं और 1,08,000 डॉक्टर अब निकल रहे हैं। तो ये सारी सुविधाएं जनता को मिल रही है। झारखंड कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आज अपने बाकी 4 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर सकती है। पहले जेएमएम ने कांग्रेस की तरफ से 3 सीटों की उम्मीदवारी की घोषणा की थी। आज कांग्रेस बचे हुए 3 यानी कि रांची, धनबाद और गोड्डा के साथ चतरा पर अपने उम्मीदवारों के आधिकारिक तौर पर घोषणा कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सीईसी की बैठक में जो फैसले लिए गए हैं उसे आज पार्टी सार्वजनिक कर सकती है और बताया जा रहा है कि 2 सीटों पर कांग्रेस को फिर से मंथन करने पर दबाव भी बनाया जा रहा है। तो इधर कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा है कि कांग्रेस सभी सीटों पर पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। 4, 5, 6, 7 फेज में 7वें फेज तक यहाँ चुनाव है। तो जो चौथा फेज का चुनाव है उसमें हम लोगों ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। अब जो 5वां, 6ठा, 7वां फेज का चुनाव है उसमें भी प्रत्याशी की घोषणा करनी है। स्क्रीनिंग हो चुका है, कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक भी हो चुकी है, तमाम चीज़ें, तमाम औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। हम 1 से 2 दिनों के अंदर प्रत्याशी की घोषणा, सीटों की घोषणा हम कर देंगे, क्योंकि हमें कोई जल्दबाजी नहीं है।
संगठन को चुनाव लड़ना है और संगठन 14 का 14 लोकसभा सीटों पर मुकम्मल तैयारी के साथ 5 न्याय 25 गारंटी के साथ सड़कों पे उतरा हुआ है। तो धनबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ने अभी तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया। इधर बोकारो पहुंचे निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कहा कि समझौते के तहत ये सीट कांग्रेस की है और कांग्रेस को ही ये तय करना है कि यहां से मजबूत उम्मीदवार उतरे या फिर डमी प्रत्याशी। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस से कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं उतरता है तो वो खुद चुनाव मैदान में उतरेंगे और उन्होंने दावा किया है कि इस बार धनबाद की जनता को भयमुक्त करने के लिए चुनाव वो लड़ेंगे और उन्होंने जनता से जाति और धर्म के साथ ही क्षेत्रवाद से भी ऊपर उठकर वोटिंग की अपील की। तो सोचना चाहिए कि कोई उनके पास ऐसा उम्मीदवार है तो घोषणा वो कर दें, नहीं अगर वो किसी को भी समझौता परस्त किसी को कर देंगे जिससे कहा जाता है कि डम्मी उम्मीदवार है तो इसे जनता का भय मुक्त नहीं जनता होगी। वैसी स्थिति में मैंने सार्वजनिक रूप से यही कहा है कि भाई वैसी स्थिति में मुझे चुनाव में उतरना पड़ेगा और मैं चुनाव लड़ूंगा। कांग्रेस के लोग मेरे खिलाफ उम्मीदवार नहीं देंगे तो मैं ज्यादा वोट से जीतूंगा और कांग्रेस के लोग कोई सही उम्मीदवार नहीं देंगे तो मैं कम वोट से जीतूंगा, मगर जीत यहाँ जनता की होगी जो जनता भयमुक्त होना चाहती है। बीजेपी ने बख्तर साहिब मंडल सिंह स्टेडियम में गुमला विधानसभा के बूथ स्तरीय कार्यक्रम सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रत्याशी समीर उरांव, सांसद सुदर्शन भगत मौजूद रहे। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि बीजेपी के नारा 400 पार में लोहरदगा संसदीय सीट भी पीछे नहीं रहनी चाहिए और हम सब लोगों ने संकल्प किया है, हम सभी नहीं बल्कि पूरे देश की जनता ने संकल्प किया तो 2024 में फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है और इस बार उसको प्रचंड बहुमत से उसको बनाना है और इसलिए आप सब लोग नारा अभी लगा रहे थे कि 400 पार। बोकारो के गुमियों में इंडी अलायंस के गिरिडीह से प्रत्याशी मथुरा महतो की मौजूदगी में जेएमएम कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसमें मथुरा महतो ने यह दावा किया कि बीजेपी और एनडीए गठबंधन को जनता ने नकार दिया है। उन्होंने केंद्र पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार का आरोप लगाया है तो वहीं जेएमएम के पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद ने गोमिया से जेएमएम को लीड कराकर भेजने का संकल्प दोहराया। संकल्प के साथ अपने अपने बूथ में अपने अपने पंचायत में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के प्रति अधिक से अधिक मतदान करने का अपील किए हैं और हर हाल में गोमिया विधानसभा पार्टी के प्रत्याशी को लीड करा कर भेजने का संकल्प और खास करके हम लोग महंगाई को मुद्दा लेके जाएंगे और जो तानाशाह सरकार है केंद्र सरकार उसके विरोध में जनता के बीच में जाएंगे और माननीय हेमंत सोरेन सरकार ने इतना कामों को किया है जनता के बीच सब मुद्दों को लेकर हम लोग जाएंगे। 1932 में सरकार हम लोगों ने स्पेशल एक दिन का बैठक गाँव पारित करके हम लोगों ने महामहिम के पास मिला उसको भी किस रूप से वापस किया इन सब बातों को लेकर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को थाने में बुलाए जाने को लेकर झारखंड की सियासत गर्माती दिख रही है। दरअसल कल शाम निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया के जरिए 19 अप्रैल को मोहनपुर थाने में बुलाए जाने की जानकारी साझा की। निशिकांत दुबे ने पोस्ट में आरोप लगाया कि संथाल परगना के रास्ते करोड़ों गायों को बांग्लादेश काटने के लिए भेजा जाता है। उन्होंने इसका विरोध किया लेकिन पहली बार झारखंड सरकार ने मोहनपुर थाने में उन पर उल्टे ही केस कर दिया है। तो झारखंड हाईकोर्ट की ओर से रोक लगाने के बाद भी मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने के लिए मोहनपुर थाने में 19 अप्रैल को बुलाया गया। निशिकांत दुबे ने कहा है कि ये वो हेमंत सोरेन की तरह भगोड़ा नहीं है और पुलिस के सामने वो हाजिर होंगे। बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह ने आरजेडी के मैनिफेस्टो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आरजेडी का मैनिफेस्टो सिर्फ आई वॉश है। लेसी सिंह ने यह भी कहा कि जनता ने उन्हें 15 साल दिए थे, उन 15 साल में उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ क्राइम और रंगदारी को बढ़ावा दिया।
देश में 400 पार और बिहार के सभी 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए की विजय होगी। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं जमुई, जहां पर इस वक्त राजनाथ सिंह सभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। और यहाँ के सांसद श्री चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी और बिहार के विजय कुमार जी सिन्हा, यहाँ के आपके क्षेत्र परिचित प्रत्याशी अरुण जी भारती, मंत्री बिहार सरकार श्री हरीश सहनी जी, श्री राजू तिवारी जी प्रदेश अध्यक्ष लोजपा, सुश्री श्रेयसी सिंह विधायक जमुई, श्री गुलाब पांडे पूर्व विधायक एवं पार्षद बिहार मंत्री बोर्ड अध्यक्ष श्री जीवन सिंह जिलाध्यक्ष लोजपा, श्री कन्हैया सिंह जी, श्री शैलेंद्र महतो जी जिलाध्यक्ष जेल। इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित राज्यों हैं। जहां तक मुझे याद है लगभग 3 बार जमुई की सार्वजनिक सभा को इसके पहले मैं संबोधित कर चुका हूं, लेकिन मुझे यह भी याद आता इसके पहले जब भी मैं जमुई आया, बहन भाइयों हमारे अभिन्न मित्र जिनके साथ मेरा भावनात्मक रिश्ता, और मैं यह कहूं एनडीए में वह शामिल हुए थे कि मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, हमारे आग्रह पर ही एनडीए में जो शामिल हुए थे, ऐसे स्वर्गीय रामविलास जी पासवान आज हमारे साथ मंच पर नहीं है। स्वाभाविक रूप से उनकी कमी मुझे भटक रही है। खिलखिलाता हुआ चेहरा और जिस गर्मजोशी के साथ आकर वो निपट जाते थे, उससे जिस अपनेपन का एहसास होता था, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन जो प्रकृति का शाश्वत नियम है, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं बदल सकती है। जो आया है सभी को जाना है। लेकिन रामविलास जी पासवान अपनी विरासत के रूप में जो चिराग पासवान को लेकर गए हैं, बहन भाइयों मैं कहूंगा कि आपका चिराग पासवान यह साधारण नौजवान नहीं है, बल्कि मैं चिराग पासवान के बारे में यह कहना चाहूंगा कि एनडीए की पिच का वह रन हीटर है। जितने रन की जरूरत होगी वह उतने रन बनाने की क्षमता आपका चिराग पासवान। आज लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्षता चिराग पासवान कर रहे हैं। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। हमारे रामविलास जी पासवान का स्वप्न था, उस स्वप्न को वह निश्चित रूप से साकार करेंगे। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, इसके लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और अपनी एनडीए की तरफ से आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं। इस संविधान के रचयिता, समस्त समाज के निर्माण का एक अवधारणा देने वाले ऐसे महापुरुष ने जो कुछ भी भारत के लोगों से अपेक्षा की थी, उसे कोई पूरा कर सकता है। वह केवल एनडीए के लोग पूरा कर सकते हैं और कोई नहीं पूरा कर सकता। और साथ ही साथ आज नवरात्रि का शुभारंभ है। इस नवरात्रि की शुभारंभ की भी मैं आप सबको हार्दिक शुभकामना देता हूं। आज यदि मैं आप सबके बीच आया हूं तो यहां पर मैं अरुण भारती के लिए आया हूं। अरुण भारती वैसे तो पहले भी काम करते रहे होंगे राजनीतिक क्षेत्र में, लेकिन प्रत्याशी के रूप में पहली बार वो चुनाव के मैदान में उतरे। अरुण भारती को बोलते हुए मैं सुन रहा था। इतना तो ये जमुई से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जमुई पहुंचे हुए हैं। यहां पर एनडीए प्रत्याशी अरुण भारती के पक्ष में वोट
की अपील करने के लिए जमुई पहुंचे उनके समर्थन में। भारती एक विनम्र है, एक शालीन व्यक्ति हैं और सांसद बनने के बाद प्रभावी तरीके से जैसे भी एक सेवक के रूप में भूमिका निभानी चाहिए, इस क्षेत्र की जनता के लिए सेवक की भूमिका निभाएंगे। मेरे बहनों भाइयों, आप लोगों ने 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई, 2019 में भी सरकार बनाई। आज यह मैं ही नहीं कह रहा, हमारे सम्राट जी चौधरी ही नहीं कह रहे, विजय सिन्हा जी ही नहीं कह रहे, चिराग पासवान ही नहीं कह रहे, सारी दुनिया बोल रही है कि अब तीसरी बार भी भारत का प्रधानमंत्री जी कोई बनने जा रहा है तो उस शख्स का नाम है नरेंद्र मोदी। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि दुनिया के दूसरे देशों के लोगों ने अभी से अगले वर्ष के लिए हमारे प्रधानमंत्री का समय लेना प्रारंभ कर दिया है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।